अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजहर महमूद है और मैं नबी बाग ZM गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की मदद से मॉलिक्यूल की शेप्स और उनकी हाइब्रिडाइजेशन और एंगल के बारे में सीख रहे थे। अच्छा, हमने एक तरह के मॉलिक्यूल किए थे यानी टाइप 1, जिसमें हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई किया था। अच्छा, आज हम बाकी दो हाइब्रिडाइजेशन यानी sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन की शेप्स और एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक असल में ये है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इस थ्योरी से आपने मॉलिक्यूल्स की शेप को और हाइब्रिडाइजेशन और एंगल्स को देखना है। ठीक है जनाब। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है, हम 3 मॉलिक्यूल ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा जो मॉलिक्यूल है वो फोर्थ वन है। ठीक, जो फोर्थ वन मॉलिक्यूल है वो है BF3। इसका नाम है बोरॉन फ्लोराइड। अच्छा, इस थ्योरी के मुताबिक हम लोग वेस्पर थ्योरी के मुताबिक इसकी शेप को देखना चाहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास तरीका वही है, लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ लिखते हैं एलिमेंट, यहाँ लिखते हैं एटम, यहाँ लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ जो एलिमेंट है वो है बोरॉन। उससे कितने एटम है? 1। आप देखिए 1 एटम। अच्छा, बोरॉन जो है ये ग्रुप 3A का एलिमेंट है और इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन के कितने एटम है? फ्लोरीन के 3 एटम है। अच्छा, फ्लोरीन जो है ग्रुप 7A का एलिमेंट है और इसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। एक फ्लोरीन के पास 7 है। अच्छा, अब 3 के पास कितने होंगे? 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं वो 24 इलेक्ट्रॉन। इस मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 24 है। अब देखिएगा, यहां पर हम रखेंगे बोरॉन। ठीक है जनाब, इधर रखेंगे हम फ्लोरीन और यहां पर भी रखेंगे फ्लोरीन और यहां पर भी रखेंगे फ्लोरीन। अब ये 24 इलेक्ट्रॉन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस मॉलिक्यूल को देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट कौन सा एटम करेगा? जो सराउंडिंग का एटम होता है। लास्ट टाइम से मैंने बताया था, इस थ्योरी के मुताबिक सराउंडिंग के एटम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी सराउंडिंग के एटम को जितने इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए चाहिए होंगे वो अपने पास रखेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में जितने भी मॉलिक्यूल बनाए थे CH4, NH3, H2O, उनमें सराउंडिंग के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन थे और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ है फ्लोरीन, तो मैंने कहा था हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम सराउंडिंग में आएगा उसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो ऑक्टेट कंप्लीट करने में स्टेबल होता है। तो ये जो फ्लोरीन है आपके पास, ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। ये फ्लोरीन का एटम 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा और ये फ्लोरीन का एटम 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 3 24। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो सेंट्रल एटम है इसके अराउंड कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड 4 पेयर हो तो मैंने कहा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं और 3 मॉलिक्यूल के अंदर हमने उसको चेक भी किया था। अब मैंने कहा था अगर 3 पेयर हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और अगर 2 पेयर हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। तो यहां पर भी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें पता चली कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, बेसिकली ये थ्योरी हमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है इसको फाइंड करने में मदद देती है। फिर दूसरी बात है कि ये तीनों के तीनों जो हैं 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। मैंने कहा था सेंट्रल एटम के अराउंड 2 किस्म के पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर या दूसरे लॉन्ग पेयर, यानी बॉन्ड पेयर होते हैं या शेयर्ड या लॉन्ग पेयर होते हैं। तो यहाँ पे कोई लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लॉन्ग निकला अलॉन्ग से, अकेला, तन्हा जोड़ा।
ठीक है ना, यहाँ तीनों बॉन्ड, मतलब तीनों बॉन्ड पेयर है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इससे पता चलती है कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लॉन पेयर है, ये मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करता है। अगर तीनों बॉन्ड पेयर हो तो शेप होती है ट्राइगोनल, आ रही बात समझ में? और तीनों बॉन्ड पेयर हो तो जो एंगल उसके दरमियान होता है, उन ऑर्बिटल्स के दरमियान में होता है, वो 120 डिग्री होता है। आगे बात समझ? तो अब इस मॉलिक्यूल की जो शेप है मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी से बना के बताता हूं। मैंने कहा था ना पेपर में ये मॉलिक्यूल की शेप आती है या तो हाइब्रिडाइजेशन से या वेस्पर्स से। अच्छा, दोनों की शेप बनेगी एक ही तरीके से, मैंने आपको बताया, वो भी ट्राइगोनल, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का तरीका दूसरा होगा। जैसे बोरॉन है, एक क्लोरीन यहाँ आ गई, एक क्लोरीन यहाँ आ गई और एक क्लोरीन यहाँ आ गई, ये ट्राइगोनल शेप, और इसका जो एंगल यहाँ शो करना पड़ेगा वो 120। वेस्पर थ्योरी से ये शेप है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था वेस्पर थ्योरी में लाइक स्टिक्स या स्केलेटन या ढांचा, उस मॉलिक्यूल के अंदर का जो इनर पार्ट है वो इस स्केलेटन की तरह से करता है। और हाइब्रिडाइजेशन में भी ऐसे ही बनेगा, पर वो ऐसा बनेगा जैसे गोश्त का इंसान है, ये बलून्स की तरह। यानी मैं इसको आपके लिए, आप हाइब्रिडाइजेशन से भी शेप बनाना, मैंने वेस्पर से बना दी है, अब इसको हाइब्रिडाइजेशन से भी बनाता हूं, बिल्कुल वैसे ही होगा। ये बोरॉन है, ये इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये तीसरा हाइब्रिड, ठीक है ना। मैं यहाँ इसकी शेप हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी से, अब ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास। अब ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो p ऑर्बिटल में होता है। अच्छा, लास्ट जो लेक्चर था उसमें सराउंडिंग के एटम हाइड्रोजन थे और उनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो s में होता है, तो मैंने s की शेप स्फेरिकल बनाई थी। लेकिन यहाँ क्योंकि F फ्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो p ऑर्बिट के अंदर होता है और p ऑर्बिट जो है वो डंबल शेप का होता है, तो मैं इसकी डंबल शेप बना दूंगी और इसके दरमियान एंगल आ गया बना। लेकिन दोनों में शेप एक ही तरह की है, बस इसमें ऐसे बलून लाइक है और इसमें स्टिक्स की तरह से। दोनों ही बुक में बनी है, बच्चों से ये पूछी जाती है, बच्चे ये बना के आते हैं, क्योंकि टीचर जब पढ़ा रहा होता है अमूमन वो हाइब्रिडाइजेशन को इतना फोकस कर देता है कि वो वेस्पर एक बैक पे चली जाती है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का इंतखाब किया कि ताकि आपको दोनों में डिफरेंशिएट भी करा सकूं और आइडेंटिफाई भी कर सकूं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट पढ़ा दी जाती है और बच्चे को पता ही नहीं चलता कि किस मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन। वो मैंने बताया सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स ये बात डिसाइड करते हैं, ठीक है जनाब। तो आप इस मॉलिक्यूल के बाद हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखते हैं, आप एक नजर इसको देखें, ठीक है जनाब, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है फिफ्थ मॉलिक्यूल। फिफ्थ मॉलिक्यूल हमारे पास वो है BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। सेम वही तरीका कार है हमें हमारे लिए आइडेंटिफाई करने का। मैं यहां कर लेता हूं इस पर, यहां मैं लिखता हूं एलिमेंट, यहां मैं लिखता हूं एटम, यहां मैं लिखता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां मैं लिखता हूं टोटल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एलिमेंट कौन सा? बेरिलियम। कितने एटम है? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, क्योंकि ग्रुप 2 एक एलिमेंट है। टोटल इलेक्ट्रॉन, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन जो इस मॉलिक्यूल में है। फिर क्लोरीन, क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 2। एक क्लोरीन ग्रुप 7 का एलिमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन एक के पास, तो 2 एटम्स के पास कितने हैं? 7 2 14, तो टोटल कितना हुआ बच्चों? 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बिल्कुल वैसे ही सेंटर में रखेंगे वो एटम जिसकी तादाद कम है या जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो यहाँ रखेंगे एक क्लोरीन और यहाँ रखेंगे दूसरा। अब ये 16 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेगा कौन? सराउंडिंग के एटम, उनको जितने स्टेबल होने के लिए चाहिए वो रख लेगा। हाइड्रोजन को 2 चाहिए होते हैं, बाकी सबको 8 चाहिए। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखते हैं।
कि 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां रखेंगे। सर्किल बना लें इसके, सर्किल बनाएंगे तो कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर 4 पेयर होंगे sp3 है, 3 पेयर सेंट्रल एटम के अराउंड होंगे तो sp2 है, 2 पेयर होंगे तो sp है। तो ये 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। अच्छा, दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर, दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं। अगर दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं तो इसकी जो शेप होगी वो लीनियर है और एंगल जो इसके दरमियान है वो 180 है मैक्सिमम। दूरी पे ना 2 पेयर कितना दूर जा सकते हैं? रिपल्जन थ्योरी है सर, रिपल्जन थ्योरी, रिपेल करते हैं ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम दूरी कितना है? एंगल 180 का होगा। अब मैं इनकी शेप बना रहा हूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी से शेप बना रहा हूं। ये मैं रखता हूं BE और A क्लोरीन इधर और A क्लोरीन इधर, ठीक है? ये शेप है, लीनियर शेप है, एंगल इसके दरमियान 180, फिक्स बात है। अच्छा, ये वैलेंस अब हाइब्रिडाइजेशन से बना लेते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन से बनाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें बेरिलियम, इसके पास ये देखिए sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब क्लोरीन जो है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी p में होता है और p की शेप होती है डम्बल। ये इधर आ गया क्लोरीन, एक क्लोरीन इधर आ गया, ये एंगल इसके दरमियान 180। मैंने कहा था आपसे कि वेस्पर से भी वैसी शेप बनती है जैसे हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है? वही एंगल होगा और शेप को ड्रॉ करने का या एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होगा। हमने तीनों तरह की हाइब्रिडाइजेशन देखी। अब हम लोग जल्दी से कंक्लूड कर लेंगे जो हमने पिछले लेक्चर इस लेक्चर में पढ़ा, इसको हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी हो और आप पेपर के अंदर इसको सॉल्व कर सकें। एक लम्हे के बाद मैं इसको रब करता हूं और फिर हम आगे जाएंगे। ठीक, अब मैं टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज करता हूं कि ये कैसे किया। अब मैंने लास्ट क्लास और इस क्लास को कंक्लूड करते हैं। अच्छा देखिए, मैं यहाँ एक बना लेता हूँ, फिर हाइब्रिडाइजेशन एक बना लेता हूँ, फिर ये टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। अच्छा, बात ये है कि इसके अंदर सबसे पहले मैं करूंगा बॉन्ड, सॉरी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैं बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन, फिर मैं बताऊंगा उसमें लॉन्ग पेयर कितने, फिर हम देखेंगे उसमें बॉन्ड पेयर कितने, फिर हम देखेंगे उसकी शेप क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि एंगल क्या है, और फिर एक और हम लोग की एग्जांपल, ठीक है? अच्छा, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, हमने कहा 4 पेयर हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यदि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अगर सेंट्रल एटम के अराउंड 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, उसमें कोई लॉन्ग पेयर नहीं हो और चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो तो उसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है और उसके दरमियान जो एंगल होता है वो 109.5 फिक्स बात, कांस्टेंट बातें करनी मैंने, ये टेबल बनाने का आप इन सारे मॉलिक्यूल को आसानी से बना सकेंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, इसके अंदर एग्जांपल्स बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे CH4 की आपने पढ़ी, CCl4 भी हो सकती है, सारी है बात समझ, C2H6 भी हो सकती है ये। अच्छा, इसी तरीके से अगर 4 पेयर हो सेंट्रल एटम के अराउंड, उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब उसमें से एक लॉन्ग पेयर हो और 3 बॉन्ड पेयर हो, उसकी शेप पायरामिडल होगी, पायरामिडल शेप। पायरामिडल शेप का एंगल क्या था? 107.5। एग्जांपल आपको अमोनिया की कराई थी ये लास्ट क्लास में हुआ।
यानी इस टेबल से अब आप कोई भी मॉलिक्यूल हो उसको आप अपने पास रख के बना सकते हैं। अच्छा, इसी की तरह से 4 पेयर हो तो सेंट्रल एटम में 4 पेयर का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसमें अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 ही लॉन पेयर हो तो क्या होगा? तो उसकी शक्ल होगी बेंट, उसकी शक्ल होगी वी शेप, उसकी शक्ल होगी एंगुलर और उसका एंगल 1054.5। अच्छा, चारों बॉन्ड पेयर हो तो रिपल्जन कम है, एक लॉन पेयर आ गया बॉन्ड पेयर तो रिपल्जन बढ़ के एंगल कम हो जाता है, और 2 लॉन पेयर आ गए और 2 बॉन्ड पेयर रिपल्जन और बढ़ेगी, एंगल और रिड्यूस हो जाएगा। इसकी एग्जांपल बच्चों को मैंने वाटर की कराई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ये है, जैसे आज के लेक्चर में मैंने कहा 3 पेयर हो तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? मैंने कहा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर सेंट्रल एटम के 3 पेयर हो, अब तीनों के तीनों अगर उसमें लॉन पेयर तो कोई भी नहीं हो और बॉन्ड पेयर हो 3, तो उसकी शेप क्या होगी? उसकी शेप होगी ट्राइगोनल। एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। एग्जांपल क्या थी? BF3। यानी यहाँ एग्जांपल चेंज हो सकती है, बाकी डेटा यही है जिसकी बेसिस के ऊपर आप मॉलिक्यूल्स को की शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर 2 पेयर हो सेंट्रल एटम के अराउंड, ठीक है जनाब, तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। एंगल उसके अंदर लॉन पेयर कोई नहीं है, दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं, और जब दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं उसकी शक्ल होगी लीनियर, या शेप होगी लीनियर, और बच्चों उसका जो एंगल होगा उसके दरमियान 180। अभी एग्जांपल मैंने आपसे करवाई थी वो थी BeCl2, ठीक है ना, BeCl2। तो ये आपके पास एक टेबुलर फॉर्म आ गई, और इस टेबुलर फॉर्म से आप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप, एंगल, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। आ रही है बात समझ? तो यही आपका यहाँ तक का टॉपिक था, आप इसको एक नजर देख लीजिए, और फिर हमारी क्लास का वक्त खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर नए लेक्चर के साथ दोबारा हम हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।